नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है खबर उत्तर प्रदेश का। रुख कर लेते हैं हेडलाइंस का। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने किया नामांकन, मंत्री स्वतंत्र देव भी साथ में मौजूद, चुनाव में चयन को लेकर जताया आभार। दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज जो आखिरी दिन, दूसरे चरण यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। अब तक 81 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सपा ने मेरठ सीट पर अब सुनीता वर्मा को दिया मौका, अतुल प्रधान ने दी पार्टी को चेतावनी, फिर बैकफुट पर आए। यूपी में ईद और रामनवमी को लेकर योगी सरकार ने बड़े आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव बोले, माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। गर्मियों की छुट्टियों में चलेगी 42 समर स्पेशल ट्रेन। अयोध्या रूट पर 130 की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 अप्रैल को जारी होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे घोषणा पत्र। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में ये पत्र जारी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये पत्र जारी किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय से ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 अप्रैल को कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और ये घोषणा पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जारी किया जाएगा। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। इसी बीच कासगंज से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कासगंज में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता रहे हैं कासगंज से खबर, जहां पर सपा के प्रवक्ता का वीडियो वायरल हो रहा है। अब्दुल हाफिज गांधी ने वीडियो में बताया, जान का खतरा, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। अब्दुल हाफिज की तरफ से वीडियो में कहा गया है। भाजपा के कुछ नेता पीछे पड़े हुए हैं, अब्दुल हाफिज ने वीडियो में कहा। जिनसे मुझे खतरा है वो लिस्ट परिवार के पास है। अब्दुल हाफिज, मेरी मौत के बाद जांच सीबीआई से कराई जाए। कासगंज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सपा प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी ने बताया है कि मेरी जान को खतरा है। वही वीडियो में यह भी कहा है कि कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। भाजपा के कुछ नेता मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अब्दुल हाफिज की तरफ से कहा गया वीडियो में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत सोनी। प्रशांत, सपा प्रवक्ता की तरफ से जो जान का खतरा है बताया गया है सपा प्रवक्ता की तरफ से, और उनका कहना है कि भाजपा के कुछ नेता मेरे पीछे पड़े हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सपा प्रवक्ता है अब्दुल हाफिज गांधी, जो कि आए दिन जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मिलते रहते हैं और उनकी जनता की समस्याओं का निरावरण कराते हैं, पूरा कराते हैं। उसके साथ ही कुछ भाजपा नेताओं के खिलाफ भी उन्होंने डीएम का और एसपी को एप्लीकेशन दी थी, जिसके चलते बताते हैं कि सपा भाजपा के नेता हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनका शक है कि अब्दुल हाफिज गांधी को शक है कि उनकी हत्या हो सकती है या उनको किसी तरह से मारा जा सकता है, या सीबीआई या किसी तरह से उनको जेल में डाला जा सकता है। जी
वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि मेरी अगर हत्या हो जाती है तो जो जांच होगी वो सीबीआई से कराई जाए। साथ ही अपने परिजनों को एक लेटर भी जारी लिखकर दे दिया है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, इनकी जो भी जांच हो वो सीबीआई से ही कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रशांत। आपको बता दें कि सपा प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने वीडियो वायरल कर अपनी जान का खतरा बताया है। अब्दुल हफीज ने कहा है कि कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी पुलिस पेपर लीक मामले से जुड़े राजीव नयन मिश्रा ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। काली कमाई के राजीव ने प्रयागराज में अस्पताल खोला है। 2010 से ही कई राज्यों में पेपर लीक करा रहा था राजीव। प्रयागराज में राजीव का काम उसकी पत्नी संभालती है। राजीव के नेटवर्क के बारे में पता लगाने के लिए कोशिश कर रही है एसटीएफ। 2010 से ही कई राज्यों में पेपर लीक करा रहा था राजीव। प्रयागराज में राजीव की पत्नी उसका पूरा काम संभालती है। राजीव के नेटवर्क के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है एसटीएफ। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर है। राजीव नयन मिश्रा ने पूछताछ में कई राज बताए हैं। राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर पड़ोसी ने कार चढ़ा दी है। मजदूर के 4 साल के बेटे पर पड़ोसी ने कार चढ़ाई है। कार के नीचे दबने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजनौर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। मजदूर के 4 साल के बेटे पर पड़ोसी ने कार चढ़ाई है। कार के नीचे दबने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजनौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पड़ोसी ने 4 साल के बच्चे पर कार चढ़ाई है और बच्चे की मौके पर मौत हो गई है। रुक कर लेते हैं सीधा दिल्ली का, जहां पर गौरव वल्लभ पंत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। मैं आदरणीय संजय मयूख जी से आग्रह करूंगा कि मेरी इस चिट्ठी की एक प्रति आपको जरूर दें, ताकि आपको पता लगे कि मेरा इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस क्या थे। और मैं महाभारत के इस छंद से अपने आप को हमेशा रेगुलेट और डायरेक्ट करता हूं, जो मैंने इस चिट्ठी में भी लिखा है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्य धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो। वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो, और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं वो गलत नहीं हो सकती। आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबह से शाम गाली देनी है। मैंने कम से कम 300-400 प्रेस वार्ताएं करी है साथियों, आपने भी कहीं ना कहीं मुझे जरूर देखा होगा। मैंने इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस पे बात करी है, व्यक्ति परक्ष आरोप आलोचनाएं नहीं करी है। व्यक्तियों के बारे में राजनीतिक पार्टियों पे आक्षेप नहीं होते। राजनीतिक पार्टियां आइडियोलॉजीज पर आधारित होती है, और जो आइडियोलॉजीज पर मैं ये सोच के कांग्रेस पार्टी जिस आइडियोलॉजी को सोच के मैंने ज्वाइन किया था कि
कि नए आइडियाज का, इंटेलेक्चुअल आइडियाज का, नए सोच का वहां पर सम्मान होगा, पर नए सोच का, नए आइडियाज का, नए लोगों को सम्मान छोड़ के क्रश करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती। और अल्टीमेटली हमारी आइडियोलॉजीज, पार्टीज की, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों की आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती है, पर एक आइडियोलॉजी जो हम सबको जोड़ती है वो भारत को आगे ले जाने की आइडियोलॉजी, और उसी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो आइडियोलॉजी ने मुझे आकर्षित किया, और मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मुझे उम्मीद है मैं अपनी योग्यता का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का प्रयोग भारत को आगे ले जाने में जरूर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कर पाऊंगा, और मैं अति प्रसन्न हूं। मैंने मेरी दिल की बात सारी लिख दी है, इससे ज्यादा ना तो मुझे किसी के व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करनी है। जो इश्यूज, और ये इश्यूज मैंने ऐसा नहीं कि पहली बार उठाए, पार्टी के हर पटल पे इन इश्यूज को मैंने समय समय पर उठाया और बेरोक टोक उठाया, पर जब आप इनको नजरअंदाज कर रहे हो तो मुझे लगता है कि भारत को आगे ले जाने में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, और जब मैं अपना कंट्रीब्यूशन भारत जैसे महान देश को आगे ले जाने में नहीं दे सकता तो मैं वहां रहकर कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को आधार बनाकर देश को आगे ले जाने की, जो डेवलप्ड नेशन बनाने की जो मोदी जी का सपना है उसको साकार करने के लिए जो भी मेरे से योगदान होगा वो मैं पूर्ण रूप से दूंगा। इससे ज्यादा मैं आज आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तावड़े साहब, संजय जी और आप सभी लोगों को जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मित्रों, तो आप सभी सुन रहे थे गौरव वल्लभ पंत को, और उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसी बीच बागपत से खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि बागपत से खबर सामने आ रही है, सपा प्रत्याशी पर सस्पेंस खत्म हुआ है। बागपत में सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने किया है नॉमिनेशन। साहिबाबाद से पूर्व विधायक रह चुके हैं अमरपाल शर्मा। मनोज चौधरी का टिकट काटने के बाद अमरपाल को टिकट दिया गया है। सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने नॉमिनेशन किया है बागपत से। साहिबाबाद से पूर्व विधायक रह चुके हैं अमरपाल शर्मा। मनोज चौधरी का टिकट कटने के बाद अमरपाल शर्मा पर समाजवादी पार्टी ने दांव खेला है। बागपत कलेक्ट्रेट में अमरपाल शर्मा ने पहुंचकर नॉमिनेशन दाखिल किया है। बागपत में सपा प्रत्याशी पर जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। सपा प्रत्याशी के तौर पर अमरपाल शर्मा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नॉमिनेशन दाखिल किया है। जानकारी के मुताबिक साहिबाबाद से पूर्व विधायक रह चुके हैं अमरपाल शर्मा, और मनोज चौधरी का टिकट कटने के बाद अमरपाल शर्मा पर समाजवादी पार्टी ने दांव खेला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कुलदीप पंडित। कुलदीप, अमरपाल शर्मा ने समाजवादी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, तो वहीं मनोज चौधरी का टिकट काट दिया गया था। क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर? क्या कुछ राजनीतिक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? से मनोज चौधरी का टिकट यहाँ पर समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया था, तो उसके विरोध, कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते उनका टिकट काट दिया गया है। हालांकि के न्यूज ने पहले ही खबर चलाई थी कि इसका टिकट कट सकता है और यहाँ पर अमरपाल शर्मा जो होंगे वो प्रत्याशी होंगे, लेकिन के न्यूज की खबर पर ही सपा मुखिया ने मोहर लगा दी है और समाजवादी पार्टी से अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बनाकर भेज दिया है। अमरपाल शर्मा ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और लगभग 1 बजे वो प्रेस वार्ता करेंगे, सभी पत्रकारों से वार्ता करेंगे। उनका सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए यहाँ पर अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बनाकर भेजा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से एक अब की बार जो होगा वो दिलचस्प मुकाबला होगा, जो रालोद और बीजेपी के गठबंधन के प्रत्याशी है राजकुमार सागवान और अमरपाल शर्मा के बीच टक्कर होगी। जी, कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी बागपत में ब्राह्मण वाद की जो नीति है उसको अपनाकर चल रही है, इसीलिए ब्राह्मण प्रत्याशी उन्होंने उतारा है मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।
शाहजहांपुर के सिदौली थाना क्षेत्र में गांव औलिया निवासी शिवम कुमार के 6 माह की बेटी निहारिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वो अपनी ननिहाल में थी और शिवम पाल की शादी करीब 2 साल पहले सिंगापुर निवासी राज बेटी के साथ हुआ था। वहां होली से पहले अपने बेटी को लेकर मायके गई हुई थी। इसी बीच उसने पति पर मारपीट का आरोप भी लगाया था। थाने में तहरीर भी दी थी। पुलिस ने मामले की जांच और बयान के लिए शिवम को थाने बुलाया था। तभी साले ने निहारिका की मौत की सूचना शिवम को दी। सूचना पर शिवम और उनके परिवार के अन्य लोग पहुंचे तो बेटी के गले पर निशान देखकर हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में तहरीर दी है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी राकेश मौर्य ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। 2024 को थाना बड्डा के ग्राम सिंगापुर पनई में एक 6 माह की बच्ची का शव घर से मिला है, जिस संबंध में थाना बड्डा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतका बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है एवं शव को जिला अस्पताल रवाना किया गया है। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बीच कौशाम्बी से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कौशाम्बी में बिजली के ट्रांसफर में अचानक आग लग गई है। घर जा रही 2 युवतियों और युवक ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से झुलसे हैं। ट्रांसफार्मर के गर्म तेल की चपेट में आने से 2 युवती और युवक झुलसे हैं। गंभीर हालत में तीनों को जिला अस्पताल भेजा गया है। ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड होने की वजह से ब्लास्ट हुआ और पास से गुजर रहे 3 लोग इसकी चपेट में आने से झुलसे ही। ईद की खरीदारी कर घर वापस लौट रहे थे लोग। धर्मकाटा राइस मिल को सप्लाई की जाती है मिल बिजली। आपको बता दें कि कोखराज थाना क्षेत्र के नगर पालिका भरवारी का ये मामला है, जहां पर ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ है। बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक धमाका हुआ है। घर जा रही 2 युवती और युवक इसकी चपेट में आने से झुलसे हैं। मेरठ में नामांकन करने पंजाबी समाज प्रत्याशी पहुंचा है। आपको बता दें कि घोड़े बग्गी पर सवार होकर जो प्रत्याशी हैं वो पहुंचे हैं। राकेश उप्पल बैंड आपको बता दें कि राकेश उप्पल बैंड बाजों के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। कमिश्नरी चौराहा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और अपना नामांकन करने के लिए राकेश उप्पल कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। गाजे बाजे के साथ राकेश उप्पल कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। मेरठ में नामांकन करने के लिए पंजाबी समाज से प्रत्याशी पहुंचे हैं। घोड़े बग्गी पर सवार होकर प्रत्याशी राकेश उप्पल नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। राकेश उप्पल बैंड बाजों के साथ कमिश्नरी पहुंचे हैं नामांकन के लिए। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे राकेश उप्पल। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नामांकन करने के लिए पंजाबी समाज के प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। घोड़े बग्गी पर सवार होकर प्रत्याशी राकेश उप्पल कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। राकेश उप्पल बैंड बाजों के साथ कमिश्नरी चौराहा पहुंचे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी मथुरा से पर्चा दाखिल कर चुकी हैं। 8 लोकसभा सीटों के लिए अब तक 81 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। 28 मार्च को नामांकन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। वहीं मथुरा लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार बीजेपी की उम्मीदवार बनी निवर्तमान सांसद हेमा मालिनी आज नामांकन कर चुके हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनका नामांकन कराने के लिए मथुरा पहुंचे थे और यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया।
आपको बता दें कि अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल ने विधायकों को संदेश भेजा है। सुनीता केजरीवाल की तरफ से यह बयान सामने आया है। विधायक जनता के बीच रहे, समस्याओं का निस्तारण करें, सुनीता केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लोग मेरा परिवार हैं और दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सुनीता केजरीवाल की तरफ से कहा गया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल ने आपके लिए संदेश भेजा है, विधायकों के लिए संदेश भेजा है। विधायक जनता के बीच रहें और समस्याओं का निस्तारण करें, दिल्ली वालों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम केजरीवाल की पत्नी का बयान सामने आया है। सीएम केजरीवाल की पत्नी ने कहा कि केजरीवाल जी ने विधायकों के लिए संदेश भेजा है। आपको बता दें कि विधायकों के लिए केजरीवाल ने संदेश भेजा है और जनता के बीच रहने का और जनता की समस्याओं का निस्तारण करने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल की पत्नी का बयान सामने आया है और सीएम केजरीवाल की पत्नी ने कहा कि आपके केजरीवाल ने संदेश भेजा है, विधायकों के लिए संदेश भेजा है और विधायकों से कहा है कि जनता को किसी भी तरह की समस्या ना हो। अगली खबर राजनांदगांव से है और जहां पर लोकसभा से सांसद प्रत्याशी के रूप में बीएसपी से छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष देवलाल सोनवंशी ने सांसद प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। बीएसपी का नामांकन दाखिल करने के पूर्व देवलाल सोनवंशी ने डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन सिविल लाइन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पैदल रैली निकाली और कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया है। फिर नामांकन पत्र भरा। सभी कार्यकर्ताओं के साथ 2 अप्रैल 2018 में हुए अमर शहीद वीर को श्रद्धांजलि दी गई और उनके बलिदान और संघर्ष को जारी रखकर संविधान की रक्षा का प्रण लिया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग आगामी लोकसभा को ध्यान में रखते हुए रणनीति पर विस्तृत चर्चा भी की गई। निश्चित रूप से अभी दोनों राजनीतिक पार्टी को पूरा राजनांदगांव लोकसभा देख चुके हैं और पूरा देश की मजबूरी है। सबसे पहले तो बहन कुमारी मायावती को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे लोकसभा राजनांदगांव का टिकट दी है और यहाँ के जो प्रभारी हैं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब, एनपी अहिरवार और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्याम टंडन और समस्त राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं को दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इस राजनांदगांव लोकसभा के जो कड़े मुकाबला पर एक रोचक मुकाबला करने के लिए मुझे यहाँ जनता की आवाज़ उठाने, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, जो अधूरा काम है, जो आज तक चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, चाहे संतोष पांडे हो, दोनों ने हमारे ओबीसी के हित में काम नहीं किया है। रोहतक पीजीआई के आपातकालीन विभाग की ओटी के प्रथम तल पर अचानक आग लग गई। इसका पता उस समय लगा जब वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने धुआं निकलता देखा। कर्मचारियों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना पाकर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत की बात यह रही कि किसी भी प्रकार से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि पीजीआई प्रशासन ने अभी तक इस घटना पर कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।